Fine. As promised in the last lecture, I have discussed with you the work energy theorem. पहले हमने वर्क थ्योरम पढ़ी थी और धीरे धीरे माइग्रेट करा था वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर. थोड़े बहुत क्वेश्चन भी हमने देखे थे वर्क एनर्जी थ्योरम के. काइनेटिक एनर्जी के एक्सक्लूसिव क्वेश्चन भी देखे थे. हाँ, एक छोटी सी बात मैंने बोली थी कि मैं प्रूव करूंगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअली में किस तरीके से फॉर्मेट होती है. तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्विकली इन वेरी ब्रीफ टेल यू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम कि किस तरीके से फॉर्मुलेट होती है. तो आपको याद होगा कि मैंने एक आर्टिकल आपको पहले कराया हुआ है अबाउट द जनरल मोशन इन 2 डायमेंशन. देखो, ज़्यादातर मोशन जो हम जीवन में अपने एक्सपीरियंस करते हैं वो हमेशा मोशन इन 2D होता है ना. सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक पाथ, जनरल मोशन 2D होता है. कभी कभी 1D होता है, कभी कभी 3D होता है. 2D इज द मोस्ट जनरल मोशन. तो हम मोस्ट जनरल आइडिया से ही इस थ्योरम को प्रूव इन कर लेते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ज़्यादातर फोर्सेस जो होती हैं वो वेरिएबल होती हैं. ये भी बात मैंने लेक्चर्स में डिस्कस करी है आपके साथ में कि ज़्यादातर फोर्सेस वेरिएबल होती हैं. तो मान लो कि ये जनरल मोशन है, जनरल पाथ है एक पर्टिकुलर पार्टिकल का, और एक पॉइंट ले लेते हैं इस पाथ के ऊपर, ये पॉइंट है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट क्रिएट कर लेते हैं. तो एक टेंजेंट क्रिएट हो गया यहाँ पे. और जहाँ तक आपकी और मेरी नॉलेज कहती है कि हम इसको टी एक्सिस बोलना पसंद करते हैं क्योंकि टेंजेंट के अलॉन्ग है ऑफ कोर्स. तो इस पे एक फोर्स आती है जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं. और जो वेलोसिटी होती है, इनफैक्ट जो डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वो सारी की सारी टेंजेंट पे ही होती है. इंस्टेंटली पार्टिकल कहाँ मूव करता है? सर टेंजेंट पे. डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगी? सर टेंजेंट पे. और उस डायरेक्शन में फोर्स कौन सी लगती है? सर टेंजेंशियल फोर्स. और उसके परपेंडिकुलर एक और फोर्स होती है जिसको हमने 2-3 नाम दिए हुए हैं. रेडियल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स. जो आपको लिखना पसंद हो आप लिख सकते हैं. FN लिखना पसंद है, FN लिख लेते हैं. नॉर्मल फोर्स बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है. ठीक है. तो ये पूरा डायग्राम हो गया मोशन इन 2D का. एक्सेलेंट. अब फोर्स वेरिएबल हो सकती है सर. तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे लिखते हैं? दैट्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ F डॉट ds. इस तरीके से. प्रीटी फाइन. अच्छा, फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? दैट इज Ft प्लस Fn. दो फोर्सेस है ना, तो Ft एंड Fn एंड डॉट ds. एक्सेलेंट. सो फिर आगे दैट इज Ft डॉट ds एंड प्लस Fn डॉट ds. ये सिंपल है. डायग्राम के हिसाब से क्या हो रहा है, जो Ft और ds है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिख लो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds. तो Ft और जो ds है उनके बीच का एंगल तो 0 डिग्री आ रहा है डायग्राम के हिसाब से, लेकिन जो Fn और ds के बीच का एंगल है वो 90 आ रहा है. तो इस हिसाब से सर ये बात हमने पहले करी हुई है, पर फिर भी दोबारा बता रहे हो तो अच्छी बात है, हमारा रिवीजन हो रहा है कि परपेंडिकुलर फोर्सेस कभी काम नहीं करती है. बात आपने लास्ट लेक्चर में बताई हुई है कॉन्सेप्ट के तौर पे. तो उस बात का रिवीजन हो गया कि फोर्सेस जो काम करती हैं वो सिर्फ टेंजेंशियल होती हैं, और या तो वो स्पीड को इंक्रीज करती हैं या तो स्पीड को डिक्रीज करती है. क्योंकि वर्क का सिग्निफिकेंस क्या होता है? स्पीड का इंक्रीज या डिक्रीज होना, या फिर काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना या कम होना. तो नॉर्मल फोर्सेस का वर्क डन नहीं आना था तो वो 0 हो चुका है, 0 हो चुका है, बिल्कुल 0 हो चुका है. तो जो रह गया है हमारे सिस्टम में दैट इज ओनली द टेंजेंशियल फोर्स. Ft इंटू ds आ गया. वेरी गुड. अब क्या करना है? अब Ft को ब्रेक करके लिखना है मास इंटू एक्सेलरेशन. लिख दिया हमने. और AT को कैसे लिखते हैं? सर AT को लिखा जाता है dv अपॉन dt. यस. सो dv अपॉन dt. सो दैट बिकम्स इक्वल टू m बाहर, AT की जगह dv अपॉन dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें, सब कुछ स्केलर हो चुका है. शुरुआत वेक्टर से थी पर अब ये पूरा स्केलर बन चुका है. एंड इनटू ds. सो इनटू ds. सो कैन बी रिटन सर m इनटू ds अपॉन dt एंड इनटू dv, है ना. इसको कंबाइन करके ds अपॉन dt. व्हाट इज ds अपॉन dt? स्पीड. सो दैट इज इक्वल टू m इनटू v इनटू dv. एक्सेलेंट. और अब क्या करें? सर स्पीड तो चेंज हो रही है. स्पीड क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि सर AT लग रही है. AT का काम क्या होता है? AT बेसिकली चेंजेस द स्पीड. वेरी गुड. तो AT अगर स्पीड को चेंज कर रही है तो इनिशियल स्पीड को u रख लेते हैं और फाइनल स्पीड को v रख लेते हैं. सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स एज m इंटू वी स्क्वायर बाई 2. और फिर लिमिट लगा लेते हैं कहाँ से? u से लेके v तक. हेंस दैट बिकम्स m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस m इंटू u स्क्वायर बाई 2. सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है. m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 होता है सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज mu स्क्वायर बाई 2
that can be written as a change in the kinetic energy. So what we have proved, sir, that the work done is equal to the change in kinetic energy, and that's what we have discussed long before. Is described as work energy theorem. That's a network. W में सारे किस्म का वर्क ढूंढ लिया हमने सारी किस्म की फोर्सेस यूज कर ली हैं. दो ही किस्म की फोर्स है ना बेसिकली, टेंजेंशियल और नॉर्मल. हाँ, टेंजेंशियल में ढूंढोगे तो पता नहीं कौन कौन सी निकलेंगी. भाई ग्रेविटी निकली, फ्रिक्शन निकली, नॉर्मल निकली, टेंशन निकली, पता नहीं कौन कौन सी निकली. सो सारी फोर्सेस का जो वर्क डन है, दैट इज अ नेट वर्क डन, इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ योर वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव्ड. अब ऐसा बोला कि सर कांस्टेंट फोर्स के लिए भी डिराइव कर लो. अरे यार, जब डिफिकल्ट वाला टास्क पहले आसान वाला था, आप खुद भी कर सकते हो, है ना. और ज्यादातर फोर्स तो वैसे भी वेरिएबल होती हैं. अब वो आप एफ को बाहर निकाल लेना इंटीग्रेशन से, तो कांस्टेंट फोर्स का हो जाएगा फिर, है ना. यही है ना, इंटीग्रेशन के अंदर फोर्स फंसी हुई है, आप फोर्स को बाहर निकाल लो, फिर इंटीग्रल डीएस पे एस लिख लो, एफ डॉट एस से सॉल्व कर लो, तो आपका कांस्टेंट फोर्स से डेरिवेशन हो जाएगी. वो तो सौखी होगी, आप कर लेंगे, इंटेलिजेंट है आप. और आएगी भी अगर तो ऐसी आएगी. चलो, अब वर्क एनर्जी थ्योरम के और डिस्कशन हम करेंगे थोड़ा, और इसके बारे में थोड़ी बहुत विस्तार से बात करेंगे बाद में. थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना. क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं. अब क्वेश्चन जो है वो फिर से उस तरीके के हैं कि वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, या फिर वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड है. वर्क भी किस किस का है वो भी देखना है कि भाई ग्रेविटी का वर्क है, फ्रिक्शन का वर्क है, टेंशन का वर्क है, नॉर्मल का वर्क है, या फिर स्प्रिंग फोर्स का वर्क है. अब स्प्रिंग फोर्स का वर्क भी कैसे है, कंप्रेशन में है, एक्सपेंशन में है, ये तमाम चीज़ें हैं आपको देखनी पड़ेंगी. तो देखते हैं, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं. जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो कह रहा है, देयर इज एन इलास्टिक स्ट्रिंग of unstretched length L and a force constant K is stretched by the small length x. x length से उसको stretch करा. किसने करा stretch? पूछो अपने आप से, किसने करा stretch? पूछा, मैं बताता हूँ किसने करा. या तो हमने करा या किसी एक्सटर्नल एजेंट ने करा. इसका मतलब वर्क डन किसने करा, एक्सटर्नल एजेंट में. तो दिमाग में एक भूमिका तैयार हो गई कि ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है मान लो, तो इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई होगी, आगे एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाई होगी, तो फिर ये स्प्रिंग एक्सपैंड करी होगी. इसका मतलब आपने जो वर्क करा होगा इसके ऊपर वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि आपने तो फोर्स आगे लगाई है. तो ये क्वेश्चन स्प्रिंग फोर्स का नहीं है, ये क्वेश्चन स्प्रिंग फोर्स का नहीं है. क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वर्क डन इन सेकेंड स्ट्रेचिंग, मतलब हमने जो काम करा है, स्प्रिंग फोर्स का कहीं जिक्र नहीं है. इसका मतलब वर्क डन कैसे आएगा, पॉजिटिव से आएगा. ओके, ये बात समझ में आती है. बोला क्या है, पहले x से स्ट्रेच करा था, देन इट इज फर्दर स्ट्रेच बाय स्मॉल लेंथ y. ओके, तो दो स्टेजेस पे काम हो रहा है, और सेकेंड स्टेज पे भी उसको फर्दर स्ट्रेच करा है. पहले कितना स्ट्रेच करा था, x करा था, फिर कितना स्ट्रेच करा, y करा. तो इसका मतलब टोटल स्ट्रेच कितना हो गया, x प्लस y हो गया. ओके, इसका मतलब पहले जो वर्क सेकेंड स्ट्रेचिंग में किया था वो पूछा हुआ है कि कितना आना चाहिए. तो वो तो सिंपल है कि जो सेकेंड स्ट्रेचिंग में जो वर्क आएगा दैट विल बी हाफ इनटू k इनटू x प्लस y होल स्क्वायर. और अगर सेकेंड के रिस्पेक्ट में पूछते हैं तो ये तो सेकेंड स्ट्रेचिंग पर है ना, तो W1 कितना होता है, वुड हैव बीन इक्वल टू हाफ इनटू k इनटू y स्क्वायर. इसका डिफरेंस पूछते कि फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना करा है, तो फिर हम उसको लिखते हैं W2 माइनस W1, और वो होता है हाफ इंटू k इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू k इंटू वाई स्क्वायर. राइट, अगर हमसे पूछा रहा था फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है, सो देन द रिजल्ट वुड हैव बीन इक्वल टू हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेट 2xy and minus of y square, तो y square cancel out हो जाता, and would have been half into k into x square plus 2xy would have been the relation over here. Right, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, हाँ गड़बड़ करी है. there is a change. मैंने इनिशियल वाला x था, इनिशियल वाला y नहीं था, इनिशियल वाला x था, so that is minus half kx square, so that is एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे इनिशियल. समझ में आई ना, जो मैंने मिस्टेक करी यहाँ पे, क्या करा, इनिशियल जो स्ट्रेच था वो एक्स था, सो इनिशियल वर्क कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये रिजल्ट में हाफ ऑफ के इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा। तो इसमें आपका y कॉमन आ जाएगा, हाफ के इंटू वाई, दैट विल बी y प्लस 2x एज अ रिजल्ट। ये रिजल्ट बन जाएगा अगर ये पूछा जाता कि सेकेंड के रिस्पेक्ट में कितना वर्क है, राइट। दैट इज इन द सेकेंड बिट ऑफ स्ट्रेचिंग। सेकेंड बिट ऑफ स्ट्रेचिंग का मतलब है कि फर्स्ट के बियॉन्ड जितना स्ट्रेच करा है उसमें कितना वर्क है, राइट। तो आप सीधा हाफ के वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि आपको जो एक्सटेंशन देखनी होती है वो मीन पोजीशन से देखनी होती है। तो मीन पोजीशन से x प्लस वाई आई, लेकिन उसके अंदर से x तो पहले ही स्ट्रेच हो चुका था, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ा वो आपने निकाला है। सो जो एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ा फर्दर स्ट्रेच करने में वो इतना आ रहा है। इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो सी पार्ट आ जाता है, हाफ के वाई इंटू 2x प्लस वाई, राइट। दो स्टेज में वर्क हुआ था, पहले x स्ट्रेच करा फिर y करा, तो हमसे पूछा था सेकेंड स्ट्रेच में कितना वर्क है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, वेयर इट सेज अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second. It is subjected to a retarding force minus 0.1x during its travel from x equal to 20 to 30. Find a final kinetic energy. क्वेश्चन pretty clear है, देखो स्पीड गिवन है और फोर्स गिवन है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो कहीं ना कहीं फोर्स से वर्क आएगा और फिर काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसका मतलब क्वेश्चन की कैटेगरी वर्क एनर्जी थ्योरम है। और वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाई जाती है, दैट इज अ वर्क शुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन कैसे लिखोगे, दैट इज इंटीग्रल एफ इंटू डी एक्स। अब सर ये कैसे लिखा आपने, वो बहुत सिंपल है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक्स पर है, पूरा क्वेश्चन एक्स पर है, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स ही यूज करनी पड़ेगी, और फोर्स भी वही गिवन है, वो एक्स में ही गिवन है ना। तो मुझे डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई लिखने की लोड ही नहीं है, क्योंकि सारी फोर्स ही एक्स पर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स पर है। एंड इज प्लस के इनिशियल विल बी इक्वल टू के फाइनल, क्योंकि मुझसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, तो निकाल लेते हैं। अब फोर्स का एक्सप्रेशन प्लेस कर दो, दैट इज माइनस 0.1 इंटू एक्स, ये फोर्स की वैल्यू आ गई, एन इंटू डी एक्स, एंड प्लस के इनिशियल that is half mv square, so plus half into m into u square, जितनी इनिशियल थी, that will be equal to the final kinetic energy. माइनस 0.1 बाहर है, x से dx का इंटीग्रेशन x square by 2 है, और उसमें लिमिट्स 20 से 30 गिवन है, so that is from 20 to 30 plus half mu square, मास की वैल्यू 10 kg गिवन है, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड गिवन थी, so into 10 square, that's equal to k final. सो आसान सा क्वेश्चन बन गया, बस फोर्स आपकी वेरिएबल थी, तो आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला यूज करना पड़ेगा, सीधा एफ डॉट डी एस यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज माइनस 0.1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, अपर लिमिट लगा के 900 30 स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट लगा के 20 स्क्वायर 400, एंड प्लस दैट बिकम्स 500 इज इक्वल टू के फाइनल। दैट्स 900 माइनस 400 500, 500 इंटू 0.1 इज 50, and 50 upon 2 will be 25. So that's minus 25 plus 500 will be the value for the K final. That of course works about as 475 joules as my answer to the question. As 475, that works upon as A part. And nicely and easily done application of work energy theory. Right. आगे बढ़ते हैं. And we have the next question, as a variable force given by F equal to 3x square I cap plus 4j cap. The force न्यूटन में गिवन है, x मीटर में गिवन है, and what is the change in the kinetic energy? So once again force given है, kinetic energy का change पूछा है, so the question category is a work energy theorem, so easily we can apply the work energy theorem in the question and solve the question. So बिल्कुल exactly same तरीके का question है, फर्क क्या हो गया, अब आपको work done x और y दोनों में निकालना पड़ेगा, मतलब that is once again as equal to work done equal to change, इस बार सीधा change ही पूछा हुआ है, तो डेल्टा के ही निकालना है, पर वर्क डन इस बार आपका x में भी है y में भी है, क्योंकि जो फोर्स है उसमें x पार्ट भी है और y पार्ट भी है, दैट्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस दिस मच इज द अमाउंट ऑफ द चेंज इन द क्वेश्चन। और वर्क डन x कैसे लिखेंगे, दैट इज fx into dx, और वर्क डन y कैसे लिखते हैं, fy into dy इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसके अंदर आप fx की वैल्यू प्लेस कर लो, वो 3x स्क्वायर आ रही है,
एंड इनटू dx, फिर fy की वैल्यू प्लेस कर लो, वो फिलहाल कांस्टेंट है, दैट इज 4 एंड इनटू dy इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया है, और लिमिट्स को बड़े ध्यान से आप सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो x की लिमिट चेंज हो रही है 2 से 3, और y की लिमिट चेंज हो रही है 3 से 0। दैट्स व्हाट एट ऑल इट इज, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम देखो क्वेश्चन कर रहे हैं, और हमें क्वेश्चन में ईजिंग मिल रही है, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी होती है। सो दैट बिकम 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 इसके अंदर कैंसल आउट है, लिमिट 2 से 3 है, एंड प्लस 4 इंटू इंटीग्रल डी वाई वाई हो जाता है, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 3 to 0, दैट्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक्स क्यूब हो जाएगा 3 क्यूब 27 एंड माइनस 2 क्यूब 8, 27 minus 8, and यहाँ से प्लस 4 into 0 minus of 3, that is the value for the change। ये तो वैसे आप खुद निकाल सकते थे, पर मैं कर ही रहा हूँ आपके लिए। So that is 27 minus 8 and minus 12। So 12 and 8 20 हो जाता है, 27 minus 20 that becomes equal to 7, so that become 7 joules as my answer। So pretty easily done, मतलब आप अपने आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो easily कर पाएंगे। आइडिया पकड़ना था आपको, स्मार्ट हो आप, आइडिया पकड़ लेते हो, ठीक है। पर मेरा फर्ज है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा दूं, है ना, कहीं अटको ना आप आगे जाके। सो हियर कम्स द नेक्स्ट वन वेयर इट सेज द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज t इक्वल टू रूट x प्लस 3। जस्ट क्वेश्चन जस्ट ट्राइज टू मेंड इट्स वेज टू कंफ्यूज यू, कोशिश करता है क्वेश्चन, हालांकि हम नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम पकड़ बना चुके हैं। अब क्वेश्चन सीधा वर्क डन पूछ रहा है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 के बीच में, तो मैं कैसे करूं? मेरे पास दो तरीके हैं करने के, दो तरीके हैं मतलब आई हैव टू वेज टू सॉल्व दिस। अब आप बोलोगे सर क्या दो तरीके हैं? एक तरीका है कि आप वर्क डन को एफ इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स इससे निकाल दो, क्योंकि एक्स वाली फोर्स लगेगी, क्योंकि सब कुछ एक्स में है ना। या फिर दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम की वर्क को काइनेटिक एनर्जी के थ्रू निकालो। ये चैप्टर से हमने गेन करा, बात समझ में आ रही है? ये चैप्टर से हमने गेन करा है कि आप सीधा एफ डी एक्स के थ्रू भी निकाल सकते हो, या हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन सोखा हो जाए अगर आप काइनेटिक एनर्जी चेंज के थ्रू निकालो। तो हमने कहा चलो इस बार इस तरीके को अपना के देखते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको ऐसे लिख दिया, रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 3 ऐसे लिख दिया, ठीक है। और फिर स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक्स हो जाएगा टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर एंड प्लस 9 एंड माइनस ऑफ 60, ये बन गया। इससे क्या आ गई? एक्स आ गई। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो इसका साफ साफ मतलब है दैट इज हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इसका मतलब है, बहुत आसान है। ओके, तो हमने क्या करना है, वेलोसिटी चाहिए, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दैट बिकम ट्वाइस ऑफ टी प्लस 0 माइनस ऑफ 6, दैट इवेंचुअली बिकम ट्वाइस ऑफ टी माइनस ऑफ 6, करेक्ट है, बिल्कुल सही है सर। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी चेक करनी है, कब? एट टी इक्वल टू 0, तो प्लेस करो। सो 2 इंटू 0 माइनस ऑफ 6, दैट बिकम्स माइनस ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी वेलोसिटी आपने चेक करनी है टी इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे, सो वी एट टी इक्वल टू 6, ये बेसिकली यू हो गई और ये बेसिकली वी हो गई। सो दैट इज 2 इंटू 6 माइनस ऑफ 6, सो दैट 12 माइनस 6, दैट इज प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। That's the value for the final speed, right? And then I substitute in the work energy theorem, so that becomes half into m into v square। Final speed कितनी है? That is equal to 6, so that is 6 square। और initial speed कितनी है? -6, उससे क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो 0 आ गया है, because that is 36 minus of 36, that becomes as equal to 0। प्रेटी फाइन सर। अगर हम दूसरे तरीके से भी देखते तो भी सर शायद बात हमें समझ में आ जाती। कैसे है सर? देखो x कितना गिवन था, t माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप x इनिशियल चेक करते हैं, x इनिशियल, सो t इक्वल टू 0 चेक करते हैं, सो x इनिशियल की वैल्यू 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो सर 0 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाता है एज इक्वल टू 9 मीटर। और अगर मैं x फाइनल चेक करता सर वहां पे, सो x फाइनल जो होता है सर दैट वुड हैव बीन 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाता, सो 3 स्क्वायर 9 मीटर आ जाता। तो शायद सर वहाँ से भी 0 ही आ जाता, क्योंकि इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट सेम आ रही है, तो वहाँ से भी शायद इंटीग्रेट करके भी आंसर सेम आ जाता, 0 आ जाता, राइट। पर मैंने आपको एक ऑल्टरनेट तरीका समझाया है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, दैट इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मतलब आप
हाफ mv² चेंज से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक इजी तरीका होगा कि आप किसी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन हो xt या at उससे vt इंफॉर्मेशन ढूंढ लो। एक बार vt इंफॉर्मेशन आपके हाथ लग जाती है फिर आप टाइम डालो उसमें और तुरंत v निकाल लो, या फिर कोई vx इक्वेशन पकड़ लो ताकि आपको x की लिमिट पता हो, आपको v मिल जाए और फिर आप काइनेटिक एनर्जी में डाल के तुरंत वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मजेदार ऑल्टरनेट तरीका है आपके पास में, बंदे नहीं रहेंगे अब आप एक ही मेथड से, आपके पास एक और मेथड आ चुका है। दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन सेम लाइंस पर है। It basically says there is a block of mass 1 kg moving on a horizontal surface with speed 2 meter per second, enters a rough patch from 0.1 meter to 2.01 meter, and the retarding force on the block in this range is given as this. ये फोर्स गिवन है और उसमें k की वैल्यू गिवन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो क्वेश्चन की पकड़ बन गई लैंग्वेज से, क्वेश्चन की पकड़ लैंग्वेज से क्या बन गई है कि आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फोर्स गिवन है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम ही आपको लगानी पड़ेगी और क्वेश्चन आपका सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगा। तो विद दिस कॉन्फिडेंस कि हमें क्वेश्चन का बेस समझ में आ गया है, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं एंड इट शुड बी एज वर्क डन दैट इज इंटीग्रल f into dx should be equal to the change in kinetic energy, मतलब k final minus of k initial. So the k final should be equal to k initial plus this value, और f हमें कितना गिवन है माइनस k by x, सो माइनस k अपॉन x इंटू डी एक्स, ये बन गया। सो बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे अब। सो दैट्स इक्वल टू हाफ इंटू mv² इनिशियली, सो हाफ इंटू मास गिवन है 1 और इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, सो इंटू 2²। एंड जहाँ तक इस सेकेंड वाली टर्म का हिसाब किताब है माइनस के बाहर आ जाएगा। सर ये तो सिंपल है, फिर से इंटीग्रल dx अपॉन x, व्हाट इज इंटीग्रल dx अपॉन x, log x, कितना log of x, सो दैट इज माइनस ऑफ k log of x, नेचुरल log x है, क्या है नेचुरल log of x है, और इसमें लिमिट्स डालनी है कहाँ से कहाँ तक, 0.1 से 2.01 तक, दैट इज फ्रॉम 0.1 टू 2.01। तो क्वेश्चन तो फॉर्मेट हो गया यहाँ से, तो बस आपको थोड़ी मैथ्स वाइस लगा के आंसर निकाल देना, मैथ्स में तो आप चैम्प हो। सो ये 2 and 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, दैट बिकम्स इक्वल टू 2 माइनस k की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू लॉग ऑफ 2.01 माइनस लॉग ऑफ 0.1, substituting in the values, so that is log of a minus log of b, so that will be log of a upon b. So log of 2.01 divided by 0.1, that is 2 minus 0.5 into log of 20.1, approximate 20 ले लेते हैं, इतनी बेहतरीन कैलकुलेशन कौन करेगा। So log of 20 ले लेते हैं। अब log of 20 आप कैसे लिखोगे, that is 2 minus 0.5, log 20 बताओ कैसे लिखोगे, log 2 into 10, so that will be log of 2 and plus log of 10, log 20 है ना, so log 20 कैसे हो गया, log 2 into 10, so log 2 plus log 10, ये आपका हो गया। so that become 2 minus 0.5, log 2 की स्टैंडर्डाइज वैल्यू होती है 0.693, that is 0.693 this value, and plus log 10, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी 2.303 log टू द बेस 10 है ना, कन्वर्ट करना नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में। कैलकुलेशन है बेसिकली, फिजिक्स तो पहले से खत्म हो चुकी है पहले स्टेप पे। अब ये वैल्यू 1 हो जाती है, सो दैट इज इक्वल टू 2 minus 0.5 एंड इंटू 2.303 प्लस 0.693, ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको ऐड करो ना तो अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास है, अप्रोक्सीमेट 2.993 ऐसे बन रहा है, अप्रोक्सीमेट 3 कर लिया मैंने। सो दिस वैल्यू बिकम 2 minus 3 into 0.5, दैट इज 1.5, so I get this value as equal to 0.5 joules. That's the value for the K final as a result. That's the value for the final kinetic energy after calculation. And the question also tries to ask me find the final speed of the block, so that's not difficult for me. That will be half into mass, mass कितना था 1 था, into v final square is equal to 0.5, so v final square become 2 into 0.5, that becomes equal to 1, so therefore the v final that becomes approximated as 1 meter per second as my result.
So see, the concept behind the question did not change, it remained the same. और आपको अटेम्प्ट करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आई हैव गिवन यू सो मच ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द सेम क्राइटेरिया। और इनमें से 2 प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैंने बिना बताए आपको करा दिए ताकि आपको फील ना हो कि वो प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं। अब ऐसा ना लगे कि सर लेवल क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ के क्वेश्चन कर रहे थे और वो हो गया है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर मतलब मेरी जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत नहीं है और आप अपने आप कर सकते हैं, तो मेरे को लगा एज अ फॉर्मेलिटी क्वेश्चन करा ही देना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्राइंग टू जंप अक्रॉस द पाथ बाय ड्राइविंग हॉरिजॉन्टली ऑफ अ क्लिफ एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये बंदा यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ से गया। एयर रेजिस्टेंस है नहीं फिलहाल अभी, हाँ जी की वैल्यू जितनी अपने को पसंद है वो दी हुई है। स्पीड विद विच ही टचेस द पीक बी, तो पीक बी पे उसकी स्पीड कितनी होगी वो आपने निकालनी है। तो मैंने कहा फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के मैं इस सवाल को कर लूंगा। आपके दिमाग में आएगा किसी कोने में, सुनिएगा ध्यान से जो मैं कहने वाला हूँ, आपके दिमाग में किसी कोने में आएगा सर क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्त मेरे, पर वर्क एनर्जी थ्योरम से हर क्वेश्चन हो सकता है। दोबारा बोलूंगा, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से हर क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं एक ही लाइन ऑफ अटेम्प्ट आपको दे रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, एक ही लाइन ऑफ अटेम्प्ट आपको दे रहा हूं कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन में एक्स सोचेंगे, दूसरे क्वेश्चन में वाई सोचेंगे, तीसरे क्वेश्चन में कुछ और सोचेंगे। उससे बेहतर है एक ही एक्शन को पकड़िए, वर्क एनर्जी थ्योरम को देखिए, ध्यान लगाइए कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही है। तो पता चला इकलौती ग्रेविटी काम कर रही है, ना कोई धागा है, ना कोई कॉन्टैक्ट है, ना कोई फ्रिक्शन है, इकलौती फोर्स ग्रेविटी है जो काम कर रही है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ग्रेविटी कितना काम कर रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो देख लो भाई। अल्टीमेटली वो नीचे आया ऊपर गया, सर नीचे आया। देखो पहले सर इस लेवल पे था, अब इस लेवल पे पहुंच गया तो नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया सर, एच कितना है फाइंड आउट करो ना। 70 में से 60 गए, कितना 70 में से 60 गए, तो एच कितना आ गया सर, 10 मीटर आ गया नीचे की तरफ, नीचे आ गया सर। तो ग्रेविटी का वर्क सर पॉजिटिव होगा क्योंकि एमजी तो नीचे लग रही है सर, एमजी तो नीचे लग रही है और एच भी नीचे है, तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सो अगर ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है सो दैट शुड बी mg into h एज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड माइनस ऑफ हाफ mu स्क्वायर शुड बी द रिजल्ट। इसमें m कैंसल्ड आउट है शायद, इसलिए m गिवन भी नहीं होगा। देखो इन्फॉर्मेशन में m नहीं गिवन है, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। दिस इज 2gh एज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सर ये तो थर्ड इक्वेशन में मोशन लगने लगी है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं सर पूरी सेम है सर, पूरी सेम है। अच्छा सर, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेमैटिक्स में थर्ड इक्वेशन की तरह होती है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, पहचान चुके हो आप, पहचान चुके हो, नए रूप में आई है पुरानी बातें पर नए रूप में आए हैं। अब आप वैल्यूज डाल के आंसर निकालिए अपना। 2 into g कितना है, दैट इज इक्वल टू g कितना है 10, h कितना है दैट इज इक्वल टू 10 एंड प्लस u स्क्वायर, u कितना था दैट वाज 5, सो 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर। से हो गया 200 प्लस 25, 225 इक्वल टू v स्क्वायर। रूट लेना आपको अच्छे से आता है, that is 15 meter per second is my answer. I could have attempted the question via the energy conservation also, और आपको मेरी बात समझ में आई है कि मैं आपके दिमाग में क्या फूकना चाहता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम, that it is only way and an easier way of dealing with the question. दिमाग स्ट्रीमलाइन रहता है, एक ही तरीके से क्वेश्चन की अटेम्प्ट रहती है और हम सक्सेस में आ जाते हैं। क्वेश्चन पकड़ते जाओ। पार्टिकल ऑफ मास 6 kg moves according to the law, this one, find the work done by the force in first 4 seconds। पहले 4 सेकंड में निकालना है। मैंने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। देखो सो कितना हो जाएगा, 0.2 into twice of t and minus 0.02 into thrice of t square, differentiating the functions. So v becomes as 0.4 t and minus 0.06 of t square, right? और मुझे क्या करना है, फर्स्ट 4 सेकेंड्स में निकालना है। तो पहले मैंने t इक्वल टू 0 प्लेस करना है, तो उससे मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज इनफैक्ट कमिंग 0, क्योंकि t को 0 प्लेस कर दिया। और फिर मेरे को t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वैल्यू चेक करना है, जिससे मुझे फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, दैट विल बी 0.4 into 4 and minus 0.06 into 4 square, something like this, right? सो अभी वैल्यूएशन में कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो 0.4 into 4 हो गया 0.16 and that becomes 16 into 6, 96, so that is 0.96,
0.96, so that becomes 6 6 12 9 6 6 12 1 9 1 10 11, थोड़ी कैलकुलेशन ठीक ठीक करी है ना मैंने, देखो सही लग रही है ना, सही लग रही है, पक्का सही लग रही है, बिल्कुल सही लग रही है। सो 1.12 मीटर पर सेकेंड ये मेरा रिजल्ट आ गया है। और फिर वर्क डन, सो दैट्स इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई है, बात भी समझ में आ गई है। और मास की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 6 एंड इंटू 1.12 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट 6/2 इज 3। अब स्क्वायर कौन निकाले यार, ये तो आप निकाल लोगे, 3 इंटू 1.12 का स्क्वायर, ये निकाल लेना, दीज मैनी जाउल्स विल बी योर आंसर। So देखो फिर से approach to the question was the same, the work energy theorem. So we are happy with this idea that we are able to use a work energy theorem once again and able to solve the question. Now look at the next question. इस तरीके का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, बट आई थॉट कि मैं आपको एक प्रैक्टिस दोबारा से दे दूँ। उस केस में मैंने वर्टिकली लिफ्ट मूव कराई थी, ये एक हॉरिजॉन्टल कार्ट की प्रॉब्लम हो गई है कि एक कार्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से हॉरिजॉन्टल जा रही है, अंदर एक वेज रखा हुआ है and which is moving with a constant velocity 10 meter per second, and there is no relative motion between the block and the cart. इसका मतलब ब्लॉक जो है वो कार्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ये बोला गया है। और पूछा गया है वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन 2 seconds फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क पूछा हुआ है। सो प्रेटी सिंपल है, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क पूछा हुआ है तो नॉर्मल यहाँ लग रही है और एम जी कॉस थीटा यहाँ पर होगी, उससे आपको नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, दैट शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, दैट्स द वैल्यू फॉर द नॉर्मल। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक्स लिख लेता हूँ। और एंगल चेक करना था तो ये एंगल आपका 37 डिग्री है, ऑल्टरनेट एंगल, तो दिस एंगल शुड कम आउट टू बी 53 डिग्री। And if this angle is coming out to be 53 degree, so the work done should be equal to n into x into cos of 53. That's it. Normal और displacement के बीच का एंगल हमने चेक कर लिया, 53 डिग्री आ रहा है, so the question is over. और x कैसे आएगा, that is equal to vt, speed into time. Speed कितने गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना गिवन है 2 seconds, so that become 20 meters. नॉर्मल की वैल्यू कितनी है mg cos थीटा, थीटा कितना है 37 डिग्री, हाउ मच इज द थीटा, दैट इज सपोज्ड टू बी 37 degrees, so that is mg cos 37, थीटा 37 है, एंड इनटू x वो आप निकाल चुके हो 20 एंड इनटू cos 53, ये आपको कैलकुलेट करना है एंड योर आंसर इज कंप्लीटली डन। मास की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 kg, जी हम 10 ही लेके चलेंगे भाई। cos 37 4/5 होता है इंटू 20, cos 53 जो होता है दैट इज इक्वल टू 3/5, 37 4/5, 53 3/5, सो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10 और 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 इंटू 2 96, and into 10 960 joule is supposed to be my answer to the question. राइट अप जी, आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट वन। ओ काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन मैंने करा रखा है, जब मैं करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर मैं उसका एक शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा आगे। सो अ ब्लॉक of mass 1 kg is pulled slowly along the curved path. Slowly is an important word here. By a tangential force as shown in the figure, and work done by the frictional force when the block moves from A to B. So see what is happening is कि यहाँ पे जो ब्लॉक है तो इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रखी है लाइक दिस। तो क्यों कर रखी होगी, क्योंकि फ्रिक्शन लग रही होगी पीछे, क्योंकि मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रही होगी, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही होगी, और फिर आप इसको आगे लेके जा रहे हो कैसे, स्लोली। इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन 0 है, स्लोली का मतलब ये है, इसका मतलब जितनी अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन के बराबर होगी, और जो फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू एन के बराबर होती है, और एन जो आएगा यहाँ पे वो होगा एम जी कॉस थीटा। कितना, एम जी कॉस थीटा, थीटा क्या होगा यहाँ पे, और दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस एंगल ओवर देयर, जितना इंस्टेंट एंगल वहां पे बनेगा, राइट। सो दैट्स इक्वल टू म्यू, क्योंकि एंगल बार बार चेंज हो रहा होगा, है ना,
क्योंकि कर्व पाथ है तो एंगल ऑफ स्लोप बार बार चेंज हो रही है, इंस्टेंटेनियस एंगल को थीटा लिया हुआ है. सो दैट इज म्यू इनटू mg इनटू cos थीटा. दैट्स अप्लाइड फोर्स. सो प्रीटी सिंपल हो गया दैट द वर्क डन शुड बी इक्वल टू, कैसे लिखोगे, व्हाट इज सपोज टू बी द वर्क डन इक्वल टू, so the work done is supposed to be equal to the tangential force into displacement. So displacement है along the tangent ही है तो उसको ds लिख लिया हमने. So that is f into ds. सही है, that is f into ds. So f into ds, f तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही है, इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा आपको. So f की जगह म्यू mg cos थीटा and into ds. So into ds. अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. So if you integrate this function, so we'll get the net work done. So mu constant है, m constant है, g constant है. That is integral of ds cos theta. यहाँ से क्वेश्चन शायद आपको याद आए, हमने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है, ds cos theta पूछा हुआ है. तो आप ये ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ से, like this triangle. उसमें ये आपका ds है और ये थीटा है. So this side will be equal to ds cos theta. And of course ये साइड जो आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी ds sin theta. तो ds sin theta बेसिकली dy के बराबर है और ds cos theta dx के बराबर है. किसके बराबर है? dx के. So instead of ds cos theta we can mention this as equal to dx. So this becomes as equal to mu mg. इंटीग्रल ऑफ dx कितना हो जाएगा? x आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया है. और अब आप वैल्यूज को प्लेस कर लेंगे. दैट इज म्यू वैल्यू, देख लेते हैं म्यू कितना गिवन है, 0.2, मास 1 kg गिवन है, जी में ऑफ कोर्स 10 लूंगा और एक्स की वैल्यू 10 गिवन है. सो इफ आई पुट इन द वैल्यूज, सो म्यू की वैल्यू 0.2 है, मास की वैल्यू 1 गिवन है, जी 10 है और एक्स की वैल्यू भी 10 आ रही है. सो आई थिंक द वैल्यू इज 100 इंटू 0.2, 20 जूल आंसर आ रही है. पर देखो आंसर नन ऑफ दीज आएगा. रीजन क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पूछा हुआ है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं पूछा हुआ है. ये जो हमने निकाला दैट इज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. फ्रिक्शन पीछे लग रही है और एक्सटर्नल फोर्स हमने जो लगाई है वो आगे लग रही है. तो एफ और डीएस के बीच का एंगल 0 था तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का पॉजिटिव आ रहा है और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क अगर निकालते तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि जितना वर्क अप्लाइड फोर्स कर रही है उतनी फ्रिक्शन फोर्स कर रही है. और वैसे भी एंगल देख लेते तो 180 आ जाता, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट आती. तो टेक्निकली वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आपकी -20 जूल आनी चाहिए. तो आपका डी बार बनना चाहिए. दैट शुड बी द नन ऑफ दीज एंगल्स. ये क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ कराया था, आपको मैं पूरा क्वेश्चन याद दिला देता हूँ, जिसमें इस तरीके का पाथ गिवन था लाइक दिस और उसमें ये वाली साइड आपकी लेट्स से एल गिवन थी और ये वाली एच गिवन थी, राइट. तो इसका जो शॉर्ट वे है क्वेश्चन के करने का वो बहुत आसान है कि जब भी ऐसी लैंग्वेज होगी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड है तो जो वर्क डन होगा एक तो ग्रेविटी का होगा और दूसरा फ्रिक्शन का होगा. तो फ्रिक्शन का जो वर्क है वो बेसिकली कॉस थीटा फॉर्मेट में आ जाएगा. तो इस वजह से शॉर्टकट बता रहा हूँ, वैसे पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके कैसे होता है मैं दिखा चुका हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इसके अंदर कैसे आएगा, दैट विल बी योर म्यू mg इनटू cos थीटा इंटू ds, है ना, ऐसे ही आ रहे हैं ना, म्यू mg cos थीटा इंटू ds. और फिर ds cos थीटा को आप क्या कर रहे हो, ds cos थीटा को आप dx लिख रहे हो और dx को इंटीग्रेट करके क्या लिख रहे हो, x लिख रहे हो. तो म्यू mg इंटू x आ रहा है जो कि इस क्वेश्चन में l है. तो ये म्यू mg l आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा. तो ये डायरेक्टली आप शॉर्टकट की तरह याद रख सकते हो, या आपको दिख ही जाएगा. और वैसे ही अगर इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी होता तो फिर वो mg साइन थीटा फोर्स की वजह से आता, तो आप उसको mg साइन थीटा इंटू ds यूज करते. और फिर जब आप उसमें ds साइन थीटा यूज करते तो ds साइन थीटा आपका dy के बराबर आता, तो वो mg इंटीग्रल dy आता और इंटीग्रल dy का मतलब क्या हो जाता, y हो जाता और इसके अंदर y कितना आता, h आता. तो सीधा रिजल्ट आपका mgh आ जाता. सो ये मतलब आप वैसे क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन से ही हो रहा है, वेरिएबल है क्योंकि एंगल वेरिएबल है, और ये आप दिमाग में रख सकते हैं कि किस तरीके से आप फाइनल रिजल्ट को देख पा रहे हैं. तो इसमें भी सीधा हो जाता है कि आपका म्यू mg इंटू नेट एक्स. तो नेट एक्स सीधा ही है, 10 मीटर है, तो म्यू mg x मतलब यू कुड हैव बीन लिटिल बिट फास्टर इन योर अटेम्प्ट टू द क्वेश्चन. ऑफ कोर्स ये ट्रिक हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ में आई है,
पहले हमने रट्टा नहीं मारा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते हमें ये बात अपने दिमाग में आएगी, है ना। और जब आ गई है तो भैया हम रखेंगे, है ना, छोड़ेंगे थोड़ी उस बात को। So this comes the next one. This looks like an easy one. This is basically based upon an idea कि gravity जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसको एक्चुअल पाथ देखना नहीं होता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखना होता है। इस मुद्दे पे ये सारा क्वेश्चन है कि यहाँ से पार्टिकल शुरू हो रहा है, पता नहीं किस रास्ते जा रहा है, फाइनली सी पे पहुंचा, फाइनली सी पे पहुंचा। अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शन होगी ना तो फिर कहानी का पूरा पात्र बदल जाएंगे, और आपको डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, एक्चुअल पाथ भी देखना पड़ेगा। पर जब तक क्वेश्चन ग्रेविटी बेस होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा स्मूथ ट्रैक लिखा हुआ है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूछा गया हुआ है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। हाइट ऑफ द पॉइंट ए गिवन है, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स फ्रॉम ए टू सी। तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनाया, ए से लेके सी पे पहुंचा है, नीचे आया है बेसिकली वो एच, और एच की वैल्यू कितनी आएगी, H1 में से H2 माइनस करके आ जाएगी, और वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका पॉजिटिव आएगा क्योंकि mg नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो खत्म है क्वेश्चन, mgh सीधा। आपको पाथ को देखना नहीं है, सिर्फ वर्टिकल आपको देखना है, क्योंकि mg वर्टिकली लगेगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली देखनी है आपने। ये सारा का सारा मुद्दा है, ये कंजर्वेटिव बिहेवियर से आ रहा है, तो पूरे क्वेश्चन इजीली डन है, कंप्लीटेड है। मास की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, और h कितना है, H2 माइनस H1, तो 2 माइनस 1 मीटर है। So the answer is overall 10 joules or 10 joules. That is our answer, and our idea is based upon the conservative nature of the gravity force. Next one please. ये मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे आपको, और किस तरीके से जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं और जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हमें आसानी होती है, ये मैं आपको एक रिवाइज करा के दिखा देता हूँ। कि मैंने ऐसे 3 पार्ट्स कराए थे क्वेश्चन के, जिसके अंदर मैंने सर्कुलर पार्ट में एक्सप्लेन करा था कि अगर फोर्स आपकी टोटल हॉरिजॉन्टल लग रही होगी पाथ पे, तो आपका जो वर्क डन आएगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से आएगा, और F/R से आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड केस मैंने कराया था कि अगर जो फोर्स होगी वो टेंजेंशियल टू द पाथ लगेगी, तो फिर आपका जो वर्क डन आएगा वो कैसे आएगा, दैट विल बी एक्चुअल पाथ जितना है, और एक्चुअल पाथ कितना है, दैट इज πr/2। मैंने डिटेल में कराया हुआ है आपको, ये तो प्रैक्टिस हो रही है। और तीसरा केस है कि अगर क्वेश्चन ना हेल बेंट हो, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करे कि फोर्स जो है वो बी की तरफ डायरेक्टेड है, ऐसा कुछ लैंग्वेज अगर आ जाती है तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बी, तो फिर आपको क्या देखना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, और आपका जो वर्क डन है वो F/R√2 से आ जाएगा, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट देखनी है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी R√2 आ जाएगी, राइट। सो ये 3 आसान तरीके मैंने आपको समझाए थे क्वेश्चन को देखने के। हालांकि आपको बार बार इंटीग्रेशन देखनी पड़ती है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपका सीरियसली डन है। क्वेश्चन सेम है, इज सेलिंग द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, द फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन पैरेलल टू ए बी, मतलब बी की तरफ डायरेक्टेड फोर्स है, तो विच बेसिकली एक्सप्लेन्स दैट कि जब वो ए पहुंचेगा तो फिर ये ए बी लाइन हो जाएगी, इसका मतलब फोर्स हमेशा उसी लाइन पे डायरेक्टेड होगी। तो ये इस लैंग्वेज को फिटिंग करती है कि द फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग, ऑलवेज अलोंग द पॉइंट बी। तो आंसर आपका क्लियर है कि सेकेंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम करते रहते हैं क्वेश्चंस में, और कभी ना कभी वो क्वेश्चंस में बहुत आसानी से यूज हो जाती है, राइट। इसका क्वेश्चन ही मिसिंग है, आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों जो क्वेश्चन नेक्स्ट में कराने वाला, दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है चेन वाला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने फ्रिक्शन में एक चेन का क्वेश्चन करा हुआ है, वो बना लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में ये चेन है, और चेन का कुछ पार्ट ओवरहैंग कर रहा है लाइक दिस इज द क्वेश्चन। याद आ गई होगी, आपकी मेमोरी तो तेज है। और उसकी लेंथ L और मास M के बने, ओवरहैंग्स अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद द 2/3 पार्ट ऑन द टेबल, है ना। सो 2L/3 पार्ट ऑफ द चेन इज सपोज टू बी ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी है, ठीक है। एंड फ्रिक्शन म्यू गिवन है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। अब ऐसा है कि चेन स्लिप करनी शुरू हो रही है यहाँ से, और फाइनली वो पूरी की पूरी स्लिप हो जाती है। इसका मतलब अभी तो इतना पार्ट ऑफ द चेन टेबल के ऊपर है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो स्लिप कर रही है तो फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रही है उसको, पर फ्रिक्शन की वैल्यू शायद कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, उसका रीजन होगा कि जो पार्ट ऑफ द चेन ऑन द टेबल है वो कम होती जा रही है, तो उसका जो वेट लग रहा होगा वो कम हो रहा होगा, है ना, जो वेट लग रहा होगा। सो कितना पार्ट टेबल के ऊपर है उसको अगर हम x रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं, तो x धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उसका जो वेट होगा कितना होगा, m/l × x, ये उसका मास हो गया। देखो L लेंथ का मास m है,
यूनिट लेंथ का मास कितना होगा m/l, तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l इंटू x। तो ये इतनी पार्ट ऑफ द चेन का मास है इंटू g, ये वेट हो गया। इस वेट की वजह से नॉर्मली रिएक्शन आ जाएगी, और क्योंकि स्लिपिंग आगे की तरफ होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्लिपिंग, तो इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे लग रही होगी, है कि नहीं। अब स्लिपिंग इंस्टेंट पे कितनी है, dx मान लें कि dx हिस्सा उसका जो है वो आगे की तरफ स्लिप कर रहा है चेन का, तो फ्रिक्शन लगी जा रही है, पीछे रोकने की कोशिश कर रही है, तो वो कांस्टेंट वर्क कर रही है, क्योंकि उसको पता चला है मेरे हाथों से सामान सारा फिसला जा रहा है और उसको स्लिपिंग तो पसंद है नहीं, तो मेहनत करी जा रही है, हो कुछ नहीं रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू f इंटू dx, बट माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, बताने की लोड तो है नहीं आपको। सो दैट विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, आप इसको इंटीग्रेट कर लो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो शुड बी इक्वल टू एज म्यू इंटू n एंड इंटू dx। अब n की वैल्यू प्लेस कर लो, n की वैल्यू इतनी है, दैट इज mx/l इंटू g एंड इंटू dx। और लिमिट देख लो आप, लिमिट पहले x है, बाद में 0 होगी, बाद में 0 होगी, तो पूरी की पूरी स्लिप होगी चेन। तो पहले कितनी थी, दैट वाज 2l/3, और फिर फाइनली 0। दैट्स इट। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू mg/l into x square by 2, and the limit is from 2l/3 to 0. So that's mu mg upon 2l, और लिमिट अगर आप प्लेस कर दोगे, so 0 तो 0 ही है, 2l/3 का स्क्वायर, x स्क्वायर है ना, so 2l/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4l² अपॉन 9। तो 4l² अपॉन 9 में से एक 2 कैंसिल आउट कर लो, so we receive the result at 2/9, एक l भी कैंसिल्ड है, into mgl into mu, of course 2/9 mu mgl, of course minus आएगा, work done is negative by the friction, so that fits in the a part over। हम इसका जनरल एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, कितने फॉर्मूले रटोगे, देयर एंड देन क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है ना। जितनी टेबल पे चेन का पार्ट पड़ा था उसको x मान लिया, उसका मास निकाल दिया, उसका वेट निकाल दिया, उससे नॉर्मल आ गई, नॉर्मल से फ्रिक्शन आ गई, दैट इज म्यू इंटू n एंड इंटू dx, वर्क आ जाएगा, ठीक है ना। सो वर्क आप कैलकुलेट कर दो, लिमिट्स डाल दो कि कितनी पहले टेबल पे कितनी चेन थी और बाद में कितनी रहेगी, तो पहले x की वैल्यू 2l/3 थी, बाद में 0 होगी, पूरी चेन स्लिप करके, तो फ्रिक्शन तो मोशन के ऑपोजिट ही लग रही थी, तो इसका मतलब वर्क डन क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। डन। दिस इज द नेक्स्ट वन, दिस इज द प्रीवियस प्रॉब्लम, और अच्छी प्रॉब्लम है, गुड प्रॉब्लम, and that's x is given as equal to tq/3, work done by the force in 2 seconds। अब क्या है कि ये क्वेश्चन हम अब आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। फिर भी आप नहीं समझे तो फिर आप लेक्चर को दोबारा देखना और तसल्ली से फिर समझना कि मैंने आपको क्या समझाया, कि मैंने आपको समझाया कि ऐसा क्वेश्चन जब आपके जीवन में आए तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, तो ये आपका बन जाएगा 1/3 इंटू टी क्यूब, कितना हो जाएगा 3t², 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू d²। आप बोलोगे सर किताब में ना दूसरी तरीके से गिवन है, कोई बात नहीं, आपको आंसर लाना है, किताब देखनी है ना, सब्जेक्ट सीखना है, तरीके सीखने हैं, किताब देखनी है, पुराने वेदा पढ़ने या न्यू टेक्निक्स पढ़नी है, आपके ऊपर है, पुरानी बातें भी पढ़नी चाहिए, मना नहीं कर रहा मैं। v की वैल्यू कितनी होगी t², वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, तो पहले तो क्या करो, t को 0 रखो, तो उससे इनिशियल स्पीड आ जाएगी, तो वो तो सर 0 होगी, और फिर फाइनल स्पीड कब आएगी, जब सर आप t की वैल्यू को 2 रखोगे, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। सो t² मतलब सर 2² हो गया, 4 हो गया, सो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v² माइनस u², हाफ इंटू मास कितना गिवन है सर, 2 गिवन है, v की वैल्यू कितनी है 4, सो 4² माइनस ऑफ 0², ये इंटू कैंसिल है, दैट बिकम्स इक्वल टू 16 joules as my answer to the question। So as I have said कि this is an easier way to do the question and it remains as an easier way to do the question। आप चाहो तो अपने आप को परेशान कर सकते हो, f into dx के थ्रू भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ट्राई कर लेना, घूम फिर के आंसर सेम आएगा, but you will find it little difficult to operate through the f into dx। इंटीग्रेट वहाँ करना पड़ेगा, यहाँ नहीं करना पड़ा, है ना, क्योंकि फोर्स तो आपकी वेरिएबल ही आ रही है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल आएगी। सर फोर्स कैसे वेरिएबल, आपको कितना पता चला बेटा, अब ये तो काइनेमैटिक्स में जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना पता चला कि फोर्स वेरिएबल है ना। देखो x की वैल्यू कितनी गिवन है, tq/3 गिवन है,
तो अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आई, सो वो आपकी हो गई, निकाल ही चुके हैं हम, टी स्क्वायर आ गई है ना, 1/3 इंटू 3d स्क्वायर, सो 3 and 3 कैंसिल हो गए, टी स्क्वायर आ गया। और जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी टेंजेंशियल वाली, वो आएगी ट्वाइस ऑफ टी, और एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इसका मतलब आपको इंटीग्रेट करके ही क्वेश्चन होगा। तो फिर कैसे करते हैं सर? दैट वुड हैव बीन इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी एक्स। कौन सी फोर्स सर? टेंजेंशियल ऑफ कोर्स, सेंटीमीटर तो काम ही नहीं करती, नॉर्मल फोर्स तो काम ही नहीं करती। और टेंजेंशियल कैसे लिखते हैं सर? एम इंटू ए टी इंटू डी एक्स। चंगी वाले है सर। अब आगे आगे ए डी की वैल्यू डालो, एम की वैल्यू डालो सर, मास तो 2 है, ए डी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ टी है, डी एक्स कहाँ से डाले? अरे देखो एक्स की वैल्यू डाल दो। अब ये एक्स की नहीं डालनी है, डी एक्स डालनी है, एक्स मत डाल देना, तो बोलेंगे आंसर नहीं आ रहा, डी एक्स डालना है। डी एक्स कैसे आएगा सर? बट आपने डिफ्रेंशिएट करा है इसको, है ना, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखते हैं सर? डी एक्स अपॉन डी टी। आई ना समझ में? आई ना समझ में कि एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स मिल गया ना यहाँ से, तो डी एक्स कितना मिल गया? दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू डी टी, दैट इज टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो डी एक्स की जगह प्लेस करोगे टी स्क्वायर इंटू डी टी। सर ये तो मुश्किल हो जाती है, हमसे गलती भी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, तभी तो बताया कि पहले वाले रिजल्ट से करो, वो सोखा रिजल्ट है, ये तो डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन अपने को डिफरेंशिएशन में ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। दिस इज इक्वल टू 4 और टी क्यूब का इंटीग्रेशन सर t4 अपॉन 4 होता है, सो 4 and 4 कैंसिल होगा, सो टी पावर 4 में लिमिट्स डाल दो 0 से 2 सेकेंड्स, तो सर 2 पावर 4 माइनस 0 पावर 4, सो सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सर 16 रिजल्ट आ रहा है। वो तो मैंने पहले भी निकाल लिया था, इतनी जद्दोजहद कौन करे, वो तो मैंने पहले निकाल लिया था सौखे तरीके से। सो यू ऑलवेज रिमेंबर द वर्क एनर्जी थ्योरम इज एन ईजियर वे आउट, ऑलवेज रिमेंबर द वर्क एनर्जी थ्योरम इज एन ईजियर वे आउट। मैंने दोनों तरीके से करा, आप तसल्ली से रिवाइंड करके पॉज करके दोनों तरीके से करके देख लेना, टाइमर लगा के समझ लगा के भी अपनी कि कौन सा मेथड ज़्यादा बढ़िया है, तो समझ लग जाएगी कि मेथड से जो आपने चंगा बताया है वर्क एनर्जी थ्योरम, एक तो सर सारे प्रॉब्लम्स में लग जाता है, तो दूसरा से कंपैरेटिवली इट्स एन ईजियर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सर एक आधी प्रॉब्लम और करा दो आज के लिए, ठीक है आप बोल रहे तो करा देता हूँ। तो क्वेश्चन है, देयर इज अ लोकोमोटिव अ मास m स्टार्ट्स मूविंग, लोकोमोटिव कार भी बोल सकते हैं, लोकोमोटिव स्टार्ट्स मूविंग सच दैट द वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द लॉ v इक्वल टू k रूट x। सारे क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट होते हैं? डिफिकल्ट नहीं है, करने होते हैं ना, डिफिकल्ट नहीं है, करने होते हैं, एक बार क्वेश्चन करने होते हैं अपने हाथों से, जब कर लेते हैं तो फिर आसान हो गए। सो k क्या है इसके अंदर? कांस्टेंट है, and s is the distance covered. Find the total work performed by all the forces, दुनिया भर की फोर्स लगा दो इसमें ना, which are acting on the locomotive during the first t seconds after the beginning of the motion। ये आपको कैलकुलेट करना है, करो ये कैलकुलेट, इसमें है क्या फर्स्ट टी सेकेंड्स, तो इसमें टी तो है नहीं, अगर वेलोसिटी के फंक्शन में सीधा टी होता है तो टी की इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू डाल के खत्म कर लेते क्वेश्चन, फिर कितना करें सर अब? तो फिर क्या करते हैं, अब क्योंकि टी का फंक्शन नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा फंसा हुआ लग रहा है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि एक्सेलरेशन आए फिर उससे फोर्स आ जाए। ठीक है सर, करते हैं। सो दैट शुड बी डी वी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन आएगी, शुड बी इक्वल टू के तो कॉन्स्टेंट है, एंड डी बाई डी टी ऑफ रूट एस, दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करा, पर राइट साइड पे मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। सो डी वी अपॉन डी टी तो सर एक्सेलरेशन हो गई है, दैट इज इक्वल टू के, सर इसमें चेन बना लो, d by ds of root s and into ds upon dt, चेन बना लो, किसकी सर? s की चेन बना लो, तो मैंने s की चेन बना लो। अब जब s की चेन बन गई तो फिर क्या करना है, दैट इज एक्सेलरेशन एज इक्वल टू k रूट s का डिफरेंशिएशन। वैसे रूट x का फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन का, अगर आप d by dx ऑफ रूट x लिखोगे, सो दैट इज 1/2 रूट x। आप पूरा करके देख सकते हो, देखो x पावर हाफ है ना, तो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला क्या लगता है, n into x power n minus 1, so half into x power half minus 1, so that is equal to half into x power minus half, so that is equal to 1/2 root x, ये आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आप अपने साथ में रख सकते हैं एज इन योर मेमोरी, d by dx of root x is 1/2 root x। नहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप उसी समय भी निकाल सकते हैं, तो मैंने बस बता दिया। सो यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन है इसका, दैट बिकम्स एज इक्वल टू 1/2 रूट एस का डिफरेंशिएशन, और ds अपॉन dt जो है दैट बिकम्स वेलोसिटी, दैट इज ds अपॉन dt।
ओके, पर वेलोसिटी हमें पहले से गिवन है k रूट s, सो एक्सेलरेशन बिकम्स k इंटू 1/2 रूट s, और इसमें अब हम v की वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं यहाँ से, तो v की वैल्यू प्लेस करके आ रही है k रूट s, तो रूट s कैंसिल है, दैट बिकम्स इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 2, दैट्स द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन आपका सोखा हो गया, देखने में डिफिकल्ट लग रहा था पर क्वेश्चन बहुत सोखा हो गया। कैसे सोखा हो गया माय डियर? रीजन माय डियर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गई है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गई है तो आपको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अब वो कह रहे हैं कि आप फर्स्ट टी सेकेंड्स में कैलकुलेट कर दो, तो आपको फर्स्ट टी सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकालो। कैसे? एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 है, वो कैसे? एक तो स्टार्ट्स मूविंग लिखा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे और इनिशियल एस को 0 डालोगे तो वी 0 आ जाएगी इनिशियली, इसका मतलब इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, तो दैट इज 0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन मेरी k स्क्वायर बाई 2 आ चुकी है, सो हाफ इंटू के स्क्वायर बाई 2 एंड इंटू टी स्क्वायर, ये x आ जाएगा। और फिर वर्क डन जो है वो इजी हो जाएगा, दैट शुड बी f इंटू एक्स, क्योंकि इंटीग्रेट करना नहीं है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट आ चुकी है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सिंपल फॉर्मूला लग चुका है। एंड दिस इज इक्वल टू f कितना हो गया आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन एंड इंटू एक्स, सो दैट इज m इंटू a की वैल्यू k स्क्वायर बाई 2 और x की वैल्यू यहाँ से 1/4 k स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट वर्क्स एज 1/8 mk4 टी स्क्वायर। एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्स ऑप्शन तो मैच कर ही जाएगी कोई ना कोई, ये तो पहली वाली कर गई है, ये मेरा आंसर डन हो गया है। सो कई बार क्वेश्चन की रूपरेखा ऐसा लग रही होती है कि डिफिकल्ट होगा, और एक स्टेप करने के बाद में पता चल गया कि इजी आउट हो गया, और हमको लग रहा था कि चीज़ें वेरिएबल हैं, इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अल्टीमेटली पता चला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गई है। राइट, ये आज हमारे ये प्रैक्टिस सेशन था जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। ऑफ कोर्स मैं लेक्चर आपका वापस चला दूंगा, तो आप इस क्वेश्चंस को अपने आप दोबारा करिएगा, एक बार सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पकड़ बन जाएगी क्वेश्चन पे। एक और सेट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे वर्क एनर्जी में, जो फोर्सेस के नाम से आएंगे। आज मोस्टली जो फोर्सेस हैं वो नाम से नहीं आई, नॉर्मल, ग्रेविटी, कहीं कहीं पे बीच में आई। सो अगले लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसके अंदर बहुत सारी फोर्सेस एक साथ लग रही होंगी, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी की तरफ और फिर कॉलिजन्स की तरफ। दैट इज हाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू मूव अहेड, राइट। आज के लिए क्लोज डाउन करते हैं। हैव अ गुड नाइट एवरीवन। आपको भी नाइट हो चुकी है तो नाइट ही बोलना पड़ेगा। बाय एवरीवन, दोबारा मिलेंगे कल, बाय।